प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में जो बीए भाग प्रथम के लिए किया जा रहा है जारी, आपका फिर से स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने पठार का धीरज के लेखक अज्ञेय की जीवनी, उनका कार्यक्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनकी लिखी कहानी पठार का धीरज पर चर्चा करेंगे, उसका सार जानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम ये समझ सकें कि ऐसी कहानी लेखक ने किस उद्देश्य के साथ लिखी है। हालांकि अज्ञेय के लेखन को और किस बात को लेकर के लिखा है उसको समझना थोड़ा कठिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के सारांश के लिए। इस कहानी की शुरुआत लेखक उस वातावरण को बनाने के साथ शुरू करता है जो कि दो युवा, एक स्त्री और एक पुरुष, अपने प्यार के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने प्यार को रूप देते हैं, वो सब स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है उस वातावरण को बनाने के लिए जिसमें कि वो मिलते हैं। और कोई सामान्य स्थितियां नहीं है जिसमें वो मिलते हैं। तो मैं सर्वप्रथम उस वातावरण निर्मिति की थोड़ी सी यहाँ आपको पाठ करके बताऊंगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊंचे नीले टीले, खंडहर, मटमैली भूरी हरियाली, धुंधले छोटे झोंप, अंधेरी खोहें, बिखरे हुए पत्थर, कुछ गोल कुछ चपटे, कुछ उभरे, चुभन से तीखे, दूर पर चपटी इमारत की बत्तियां, मानो रेलगाड़ी खड़ी हो। एक तो ये वातावरण दे दिया। दूसरा फिर पठार के संदर्भ में दे रहा है। किस पठार का धीरज, फिर लिखता है ये सब यथार्थ है। उसको यथार्थ बताते हुए लेखक फिर आगे का वातावरण निर्माण करता है। किस पठार का धीरज भरा फैलाव, किस पठार का धीरज भरा फैलाव, दुराव भरा सन्नाटा, झंझनाती तेज हवा, चपटे पत्थरों का मीने के से हरे चिट्टे ललोहे काही के तारा फूल, उड़ते उड़ते बेरोश बादल, बेभरोसे बादल, तीतरों की चौंकी सी पुकार, तत तीतरी ततीतरी ततु, दूर पर गीदड़ के रोने और भौंकने का सा सुर। यह भी एक यथार्थ है, लेकिन यह भी एक यथार्थ है। लेखक ने दो वातावरण निर्माण किए और दोनों के लिए कहा कि दोनों यथार्थ है। और फिर इस यथार्थ में अंतर क्या है वो स्पष्ट कर। क्या यथार्थ के अलग अलग स्तर हैं या यथार्थ खाली एक स्तर पर होता है, उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ कहता है। और ये भी बताने की कोशिश करता है कि यथार्थ के अलग अलग स्तर होते हैं। और ये बताते हुए कहता है कि यथार्थ के जो स्तर हैं उन स्तरों को पार करने के बाद ही हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। और चट्टानों का वातावरण फिर यहाँ बताते हैं कि खंडहरों से भरे पठार खुली फैली लचीली प्रवाहमान व्यापकता से अभिभूत। फिर उस युवा जोड़े पर आता है कि किशोर सहसा सुनता है। किशोर कौन है? एक युवक। और वो युवक जो है वहाँ उस वातावरण में भी कुछ सुनता है। न तो पठार बोलना होता है, बोलता नहीं है, और न ही जो उसने टीले जैसे खंडर और जो हवेलियों जैसी या खड़ी रेलगाड़ी की सी बात की है, न वो कोई बोल के कोई बात किसी से करती है। लेकिन
वो अभिभूत किशोर जो कि इस तरह के वातावरण से अभिभूत हो गया, उससे बहुत अधिक प्रभावित हो गया है, वो वहाँ कुछ सुनता है और ठीक से सुन लेता है कि वो इमारत क्या कह रही है जिस पे बत्तियां टिमटिमा रही है, और वो पठार क्या कह रहा है वो भी, और वो किसकी पोल खोलने वाले हैं वो भी। और यदि वो वातावरण, यदि चांदनी निकल आती है तो वो वातावरण जो है वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अब है, या उसको सुनना या दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऐसा वो मानता है। और ये सब सोचते हुए किशोर अपने साथ बोल के कहता है कि सुनती हो यह पक्षी क्या पुकार रहा है। वह कहता है प्रमिला प्रमिला। वो बोल कर कहता है किसी को कि ये पक्षी क्या पुकार रहा है, जब तीतर बोलता है तो। और वो स्वयं ही फिर उसको कहता है कि प्रमिला प्रमिला, अर्थात ये पक्षी प्रमिला प्रमिला पुकार रहा है। प्रमिला निशब्द हंस देती है। हंसी निशब्द कैसे होती है समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ जिस विचार में प्रवाहित लेखक है या किशोर है, उस विचार प्रवाह में प्रमिला निशब्द हंस सकती है। या तो प्रमिला का कोई अस्तित्व है ही नहीं असल में, है तो वो निशब्द हंस देती है। ऐसा लेखक इसीलिए कहते हैं कि अज्ञेय को समझना थोड़ा कठिन है, उसके लेखन को समझना थोड़ा कठिन होता है। अर्थात दूसरी जो युवती है वो कौन है, प्रमिला है। यहाँ कुछ हद तक हमारे सामने लेखक इस कहानी में स्पष्ट कर देते हैं। और प्रमिला ने फिर कान दे करके सुना, उसकी बात पे पहले तो हंसी, फिर मन में सोचा कि भाई वास्तव में नाम तो प्रमिला प्रमिला ही पुकार रहा है, ऐसा वो बोली। और फिर जो किशोर है वो कहता है देखो अभी चांद निकलेगा, तब ये न तो मेहराब दिखेगी टूटी हुई, न उसका आकार दिखेगा, और वो भी कैसा बन जाएगा, प्रेय जैसा बन जाएगा। प्रमिला की आंखें इतना कहने के बाद चमक उठती है और वह किशोर किशोर के लिए कहती है कि जब कभी मोर बोलेगा तो वो किशोर किशोर बोलेगा, अर्थात मैं तुमको सुन रहा है प्रमिला प्रमिला तो मेरे को सुनेगा किशोर किशोर। वो बोलेगा मोर मोर, लेकिन फिर किशोर उसको कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, हंसी कर रही हो। तो वो कहती है नहीं, हंसी क्यों करूंगी, क्योंकि हंसी इसलिए नहीं है कि ये सब जो है इसलिए सुनाई दे रहा है कि हम इतिहास को नहीं जानते। पता नहीं उस इतिहास में क्या क्या हुआ होगा, इन पत्तों ने, इन पक्षियों ने किस किस का नाम पुकारा होगा, लेकिन हम इतिहास नहीं जानते। हम तो सिर्फ जो जानते हैं वही हमको सुनता है। ये बात यहाँ लेखक द्वारा कही गई है। और फिर कहती है कि क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझे, शर्माती भी है लेकिन अंत में कह देती है कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए तुमको मेरा नाम सुनाई देता है। और वो मोर का बहाना करके जो कहती है, जिसको कि किशोर मजाक मान लेता है, तो वो उसको मोर का जो कह बोला हुआ आवाज़ किशोर इसलिए सुनेगा कि वो किशोर से प्यार करती है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो एक चीज़ दिखाता है लेखक कहानी में, किशोर किशोर हाथ का घेरा हुआ सा बढ़ गया, पर प्रमिला के आसपास शून्य में ही वृत्त बना करके खड़ा रहा। प्रमिला को बाहों में नहीं लिया बल्कि शून्य को ही अपनी बाहों में लेके उसका वृत्त बना के खड़ा हो गया। अब यहाँ फिर उस बात को आगे बढ़ाता है लेखक, और वो कहानी उनको वहीं एक बार रोक देता है और सीधा पहुंच जाता है राजकुमारी की बात पर। और इसी तरह कुंवर राजकुमारी को प्यार करता होगा, कुंड पे माल मिलने आता होगा, उसकी बातें पलाशों ने सुन रखी होगी और हवा को सुनाता होगा। उसी समय गीदड़ भौंकता है और किशोर थोड़ा सा चौंक जाता है। तो प्रमिला ने पूछा कि क्या, कौन?
किशोर ने भी अचकचाए स्वर में जवाब दिया कि कौन। तभी उनको एक स्त्री स्वर सुनाई देता है और वो क्या कह रहा होता है कि तुम लोग वास्तव से भागना क्यों चाहते हो। कुंवर राजकुमारी से प्यार नहीं करता था कि तुम लोग वास्तविकता से क्यों भागना चाहते हो। असल में आप लोग प्यार नहीं कर रहे हो, और राजकुमार जिसको आप कहते हो वो राजकुमारी से प्यार करता था, वो असल में राजकुमारी से प्यार नहीं करता था। तो फिर किससे करता था। राजकुमारी कहती है कि वो अपनी छाया से, जो कि बढ़ करके उस राजकुमारी पर गिरकर उसको अपनी बाहों में लेती हुई दिखती थी, उस छाया से प्रेम करता था, न कि राजकुमारी से। लेकिन किशोर जब विरोध करता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, राजकुमार तो प्रेम करता था तभी तुम्हारे पास मिलने आता है, तो राजकुमारी कहती है चलो मैं तुमको राजकुमार से ही पूछवा देता हूँ। और फिर एक वातावरण निर्माण होता है जिसमें राजकुमार के रूप में एक छाया सी आती हुई दिखाई देती है। हाथी पे बैठ के राजकुमार आता है, नदी के अंदर हाथी घुस जाता है और वहाँ से वो हाथी पर खड़ा होता है, बाहें फैलाता है, राजकुमारी को पुकारता है, राजकुमारी का नाम जो है वो लेता है, खड़ा होकर बाहें फैलाता है और उसकी छाया लंबी होती जाती है और जहाँ राजकुमारी खड़ी होती है उसको अपनी बाहों में लेती हुई प्रतीत होती है। और राजकुमारी भी पानी में पहुंच जाती है और पानी में पहुंचकर दोनों साथ साथ तैरते हैं, फिर आपस में बात करते हैं। राजकुमार कहता है कि तुम थक गई हो शायद, आज उतनी तुम चंचल नहीं हो, कुछ ढीलापन है। तो राजकुमारी कहती है नहीं, लेकिन अंत में कहती है कि मेरी सगाई हो गई है, मेरा नेग हो गया है। तो राजकुमार कहता है कि क्यों हो गया, कि ये मेरे बस का नहीं। हमारे परिवार में ऐसे ही होता है कि राजकुमारियों से पूछा नहीं जाता कि किससे शादी करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, और ये मेरे संस्कार कहते हैं, क्योंकि एक समझौता हुआ है जिसमें मेरी शादी किसी राजकुमार के साथ या किसी राजा के साथ होनी है, और घर वालों ने कर दी और मैं वही करूँगी जो घर वाले चाहते हैं। तो राजकुमार उसको कहता है कि हम चलते हैं, नदी पार करने के बाद हाथी पे चलते हैं और फिर आगे घोड़े लेकर के वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन राजकुमारी उसको वहाँ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो पीछे से लाशें बिछ जाएगी, एक दूसरे के साथ झगड़े होंगे, विग्रह होगा, मारकाट होगी, और हमारे जो रिश्तेदार नातेदार हैं जो बच जाएंगे वो सांकलों में, लोहे की सांकलों में जो है बंदी हुए पड़े मिलेंगे। राजकुमार कहता है कि इनको छोड़ करके, भूल करके हम आगे चलते हैं, तुम पीछे मत देखो। तो राजकुमारी कहती है मैं टुकड़ों में नहीं देखती, मैं समग्र रूप से देखती हूँ, और भविष्य को और भूत को अलग अलग करके मैं नहीं देखती। जबकि राजकुमार कहता है नहीं, मैं समग्र रूप से जलना चाहता हूँ, धू धू करके, धधक उठना, पलाश के पत्तों की तरह जो गर्मियों में हो जाता है, मैं जलना चाहता हूँ। और फिर राजकुमारी से पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो राजकुमारी कहती है नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि संधि, सगाई के साथ साथ संधि भी हुई है। वो संधि के बारे में पहले चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। और फिर एक दूसरे बात करते हैं कि हम यहीं मिलेंगे, तुम कल आ जाना, मैं भी आऊँगी फिर से, और हम यहीं मिलते रहेंगे। हम धरती के भरोसे नहीं रहेंगे, एक कुंड ही हमारा घर होगा, सब कुछ यही होगा। और फिर तीतर पुकार उठते हैं और राजकुमारी सचेत होकर के कहती है कि मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। तो वहाँ कुंवर जो है अर्थात राजकुमार जो है, पहले तो राजकुमारी शब्द को पुकारता है और फिर हेमा, अर्थात राजकुमारी का नाम हेमा है। और लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं अपना चांद तुमको सौंप जाती हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करे, और चादर ओढ़ के वहाँ से चल जाती है। तब राजकुमार जो है ऊपर आसमान में देखता है, आसमान में एक वृश्चिक नामक तारों का समूह उसको देखता है, और फिर हाथी की पीठ पर बैठ करके वह वहाँ से अंधेरे छोर में, गुहा में या कंदरा में चला जाता है। तब किशोर कहता है राजकुमारी तुम तो कहती हो कि राजकुमार तुमको प्यार ही नहीं करता, जबकि ये तो तुमको प्यार करता है। तब राजकुमारी कहती है नहीं, वो प्यार नहीं करता,
फिर बात करती है कि मैं वहाँ अगले दिन फिर आई थी लेकिन राजकुमार नहीं आया। समाचार ये आया कि जिस राजकुमार के साथ जिस राज्य में मेरी सगाई हुई थी वह वहाँ अपनी सेना लेकर के गया और मारकाट की। कि फिर राजकुमार आया कि इतिहास के बारे में नहीं जानती या आगे भविष्य के बारे में नहीं जानती कि वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, मैं तो अपने यहाँ जिंदगी को जीना जानती हूँ और वो मैं जी रही हूँ। लेकिन अब मेरे को ये पता नहीं है कि मैं विधवा हूँ या वाग्दत्ता हूँ। वाग्दत्ता किसे कहते हैं? ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है, उसका विवाह तय हो गई है लेकिन अभी विवाह होके या गोना होके वो ससुराल नहीं गई है। और फिर वातावरण ऐसा निर्मित करता है जिसमें वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और फिर सीधा जो है प्रबोधन प्रमिला के बारे में राजकुमारी का होता है। राजकुमारी उससे पूछती है तो वो प्रमिला जो है वो भी कसमसा जाती है। और इसके साथ साथ ये भी कहती है राजकुमारी कि क्या आप लोगों ने भी एक छाया गढ़ ली है? क्या आप भी वास्तविकता इसको मानते हैं या इसको कल्पना ही मानते हैं? और फिर पार्श्ववर्ती अपरिचित से कहूँगी। पार्श्ववर्ती अपरिचित कौन है? उस प्रमिला का उसका जो चाहने वाला है किशोर वो। और फिर उनमें कुछ चर्चा होती है और एक दूसरे से बातचीत होती है। तो राजकुमारी तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में नहीं हो? ये पूछा जाता है राजकुमारी से। तो राजकुमारी हंसती है और कहती है कि वास्तव तो मैं हूँ और शायद सभी वास्तव है लेकिन वास्तव के कुछ स्तर होते हैं और वो स्तर धीरज हमें एक साथ ही अनेक स्तरों की चेतना देता है। यदि धीरज है तो चेतना हमको देता है। और अधैर्य एक प्रकार से चेतना पर छाया हुआ धुआं होता है जो बोध का एक एक स्तर मिटाता जाता है। अर्थात चेतना जो हमको दुनिया को देखने की शक्ति देती है वो शक्ति धैर्य से मिलती है, धीरज से मिलती है, जबकि अधैर्य से हमें धुंधलापन आता है, हमारा बोध कमज़ोर हो जाता है और अंत में हमारी आंखें कड़वा जाती है अर्थात पथरा जाती है। ऐसा कुछ मेरे को यहाँ इसमें लगता है। और उसी समय तीतर की आवाज़ आती है। तब राजकुमारी कहती है कि कभी इस पठार के तीतर और मोर कोई और नाम पुकारा करते थे। शायद उससे पहले वाले जो लोग हुए हैं उनका, या वो ये कहना चाहती हो कि मेरा और उस राजकुमार का। लेकिन फिर अर्थ भरी दृष्टि से उस युवक युवती के जोड़े की तरफ देखते हुए कहती है, अर्थ भरी दृष्टि से देखते हुए कहती है कि कदाचित वह नाम और नाम पुकारते हैं, है ना? अब वो कुछ और नाम पुकारते हैं। देखने वाला अब वो नाम कौन सा है? किशोर का और प्रमिला का। उसी समय प्रमिला जो है वो लजा जाती है, उसको लज्जा आ जाती है। क्यों? राजकुमारी जिस ढंग से कही वो ये था कि आज आप प्रेम कर रहे हो तो उसका नाम आपको सुन रहा है। और उसी समय जो है राजकुमारी जो है वो वहाँ से लगभग ये मान लीजिए गायब हो जाती है, गायब दिखा देता है लेखक। और उस वातावरण को जो है प्रकट करता है। एक जोर का झोंका आया, कुंड पर अटकेलियाँ करती चांदनी लहरा कर चक्कर खाकर मूर्छित हो गई। अदृश्य टिटहरी उड़ता वृत्त का चीख उठी, वृत्त का एक चिथड़ा चांद का मुंह पहुंच गया। तो देखो बादल का एक टुकड़ा जो है चांद का मुंह पहुंच गया। तो इस तरह से वो सारी बातें यहाँ लेखक बता करके एक वातावरण का निर्माण करता है। सुनसान वातावरण, एक भयानक वातावरण, भयानक सा वातावरण है। और उसके फलस्वरूप डरत के प्रमिला जो है वो एक उसके निकट खिसक आती है, उसकी तरफ देखती है और हल्का सा स्पर्श करती है तो ठिठक जाती है। और उसको लगता है जैसे किशोर जो है अचकाए निशब्द स्वरों से मानो कह रहा है कि कौन कहाँ। तो वो घटना अभी उसके मन पर छपी हुई है। फिर सचेत होकर के चारों तरफ आंखें दौड़ा देता है। कोई नहीं था वहाँ, पठार का सन्नाटा छाया हुआ था। तीतरों की आवाज़ आई, किशोर और प्रमिला की वहाँ आंखें आपस में मिलती है, स्थिर होकर मिली और मिली हुई ही रह गई।
और फिर यहाँ होती है कि यह जरूरी नहीं है कि तीतर किसी का भी नाम पुकारे। तीतर किसी का नाम लेके पुकारे जरूर नहीं है, लेकिन हमारे वास्तविकता के स्तर जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और जब हमारे वास्तविकता के स्तर फैल करके जिस स्तर को भी छू लेते हैं और वो स्वतंत्र रहते हैं क्योंकि उनमें धीरज है, तो फिर वो वही नाम सुनेंगे जो नाम हम चाहते हैं या जो वास्तविकता होती है। किशोर ने उसी समय हाथ बढ़ाकर प्रमिला का हाथ थाम लिया। फिर उसी समय तीतर की आवाज़ सुनाई देती है। आंखों में से हल्की सी मुस्कान लेकर के दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्थिर धीरज भरे विश्वास से जान लिया कि छाया किसी के आसपास नहीं है। अर्थात उन्होंने देखा कि हमारे बीच छाया तो नहीं है और दोनों वास्तव में आमने सामने हैं। तो दोनों ही ये मान लीजिए कि बड़े खुश होते हैं। यहाँ बताया नहीं है, छाया नहीं, अर्थात वास्तव में प्यार है। छाया होती तो छाया से प्यार होता, वास्तविक प्यार नहीं होता। क्योंकि राजकुमार को वास्तविक प्यार होता तो वो युद्ध करने या उस व्यक्ति को मारने के लिए वहाँ नहीं जाता जिसके साथ कि उसकी सगाई हुई थी। झगड़ा करने वहाँ नहीं जाता। प्रेम कभी भी ये नहीं कहता। दोनों के बीच में कोई नहीं था और उस प्रफुल्लित मन के कारण तब चांद गोरोचन के बहुत बड़े टीके सा बड़ा हो गया। गोरोचन गाय के शरीर में पाया जाता है, एक पथरी नुमा या एक द्रव्य। हिंदी में इसका अर्थ लेते हैं तो एक पीला जो है द्रव्य होता है, बड़ा सुंदर दिखने में। तो गोरोचन जो है उसका बड़ा टीका, अर्थात एक पीला टीका, बहुत बड़ा टीके की तरह चांद उनको दिखाई देता है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ प्यार वास्तविक है या खाली हम कल्पना लोक में विचरण करके प्यार करते हैं, उस बात को बताने की लेखक ने कोशिश की है कि यदि वास्तविक प्यार नहीं होगा तो राजकुमार वाली स्थिति होगी, राजकुमारी वाली स्थिति होगी। और वास्तविक प्यार होगा तो वो प्यार हमेशा बना रहेगा, दूसरे के लिए कष्ट कभी उत्पन्न नहीं करेगा, दूसरे के परिजनों के लिए कष्ट उत्पन्न नहीं करेगा। और उन दोनों युवक युवतियों के मध्य वही बात नजर आती है जो कि वहाँ नहीं थी राजकुमार राजकुमारी में। तो यहाँ लेखक प्यार को वास्तविक प्यार बनाने की तरफ हमको इशारा करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ आज की इस कहानी का सार मैं समाप्त करता हूँ। मैं ये चाहता था कि आपको अज्ञेय की लेखन की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता, लेकिन लंबा व्याख्यान हो गया, तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।